बलूचिस्तान की अगर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करें तो वो भी उसमें वाक़यात का जो हमने इजाफा देखा उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस हों या हुकूमत की जानिब से बहुत सारी मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब तक हमें फुल कंट्रोल देखने को मिलेगा? देखिए काबिल एहतराम फराश साहबा, इस पे बड़ा बारीक सा सवाल आपने कर दिया है। अगर इस पे बात करूं तो इसराइल और भारत की मैं बाद में बात करूंगा कि इनका जो गट्स जोड़ है वो क्या है। पहले आप समझे मेरे पाकिस्तान को समझने की बजाय आप बलूचिस्तान पर आए और बलूचिस्तान की बजाय आप उसके एक हल्के पर आए। मैं आपको 2 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान के अंदर एक हल्का है जिसको कहते हैं NA260। ये NA260 है, ये इतना बड़ा हल्का है कि 100 मुरब्बा किलोमीटर यानी 99,000, मैं वैसे 100 कह रहा हूं, कागजों में 99 का फिगर आया हुआ है, 99,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ना, चागी है, नौशकी है, खारान है, वाशिक है, ये सारे जगह इस जगह पे फॉल कर रही है। अच्छा, अब जो 100 मुरब्बा किलोमीटर पर ये जो हल्का है, ये पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 11 तो 12% बनता है। आसान ज़बान में नाज़रीन को बताऊं कि ये किडा वड्डा हल्का है। ये जनाब, आप तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं बैरून मुल्क, मैं आपको हैरान करने लगा हूं कि आप स्विट्ज़रलैंड भी गई होंगी। ये स्विट्ज़रलैंड से बड़ा है ये एक हल्का। मैं बलूचिस्तान का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये स्विट्जरलैंड से बड़ा है, ये उर्दन से बड़ा है, ये इसराइल से बड़ा है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से बड़ा है, ये ऑस्ट्रिया से बड़ा है, पुर्तगाल से बड़ा है। और यार सारा प्रोग्राम ही मुक जाना है, 85 से जायद ममालिक से बड़ा है एक हल्का। पूरे बलूचिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, 85 ममालिक है। अब समझ आ गई होगी कि ये हल्का क्या है। ये इतना बड़ा जो हल्का है, अब इस हल्के में समझे 10 लाख जो है वो रजिस्टर्ड वोटर है। अच्छा, ये जो 3.5 लाख की, इसमें जो 3.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर ना 10-10, 15-15 अफराद रह रहे हैं, इतना बड़ा हल्का है। अच्छा, ये जो अफराद यहाँ रह रहे हैं, अब आई बात इसराइल और भारत की। उनका जो गठजोड़ हुआ, वो उन्होंने की साजिश, इनको किया किडनैप, इनको दिए रोकड़ा, इनको दी मनी, इनको दिए डॉलर और इनको कैप्चर करके आए, काम ला के फिर उसी इलाके में छुप गए। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि ये जो कर रहा है भारत, ये तो अब यह हो गया ना, मतलब हमारे भाई है, जो हमारे समझदार लोग हैं, इस मुल्क के मुक़्तदर शख्सियात हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये भारत और इसराइल का गठजोड़ है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन काबिल एहतराम एयर वाइस मार्शल साहब मेरे साथ है और वो, हम तो ज़मीन पर जाकर बलूचिस्तान को देखते हैं, वो जहाज़ पर बैठकर बलूचिस्तान को देखते हैं कि ये हल्का इतना बड़ा कैसे है, मेरे से ज़्यादा उनको पता है। लिहाजा उनसे मैं जानना चाहता हूँ, किबला मोहतरम, आप ये बताएं कि ये जो, मैं 3 मिसालें छोटी सी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोलंबिया की हुकूमत ने 2016 में मुज़ाकरात किए, किससे किए? मुसल्लह ग्रुप फारक से किए। फिर फिलिपाइन की मिसाल देता हूँ, 2014 की, उन्होंने मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के साथ मुज़ाकरात किए। बरतानी हुकूमत ने 1998 में गुड फ्राइडे के तहत मुज़ाकरात किए। ये सारी दुनिया नेपाल ने 2006 में मुज़ाकरात किए। सारी दुनिया मुज़ाकरात कर रही है। तो किबला मोहतरम, क्या आप समझते हैं कि हमारे भी अफ़गानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं और ये मुमकिन है? और अगर होंगे तो किन शराइत पर होंगे? या उनकी जो बुरी हुकूमत है वो क्या पपटी हुकूमत है, बस इसी तरह लड़ाई मारकुटाई चलती रहेगी, या बलूचिस्तान में अमन आएगा? एयर वाइस मार्शल साहब। भट्ट साहब, बड़ा शुक्रिया, बड़े तफसील से आपने इतने बड़े हल्के का बताया। तो इतने बड़े हल्के को वैसे भी हल्का नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि मुज़ाकरात तो चलते रहे हैं। हमने जो हमारे दोस्त हैं उनके ज़रिए भी जो है अफ़गानिस्तान से इनकी जो रजीम है उससे बात करने की कोशिश की। चीन ने कोशिश की है, रशिया ने कोशिश की है। ये वो सब ममालिक हैं बशमूल यूनाइटेड नेशंस के जो मानते हैं कि ईरान के अंदर 20-23 दहशतगर्द ग्रुप हैं जो वहाँ पे पल रहे हैं, जिनको वहाँ पे सपोर्ट मिली हुई है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं, हमें अफगान हुकूमत से बात, डायलॉग जारी रखना चाहिए। लेकिन इस नॉन काइनेटिक के साथ साथ हमें अपना काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो भी जारी रखने चाहिए। और दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा था कि हल्के को हल्का नहीं लेना चाहिए, हमें
हमें डोमेस्टिकली देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे हमने उस तरह से डेवलपमेंट की, क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार इतना मिल रहा है कि वो यहाँ से किसी के बहकावे में आके बाहर जाके ना काम करें, क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है जिस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि ये इस दफा की सिर्फ कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है उसका एक पॉइंट नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो सबसे नीचे, कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन इलाकों को डेवलप करे, रोजगार के जराए मौके पैदा करे, क्योंकि जब लोगों को लोकल रोजगार मिलता है तो वो खुद अपने इलाके के मुहाफिज बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिम्मेदार या कैपेबल लोगों को बैठाएं उन कामों के लिए। मादरत के साथ कई हमारे मिनिस्टर्स के पास 2-2, 3-3 पोर्टफोलियोज है जिसमें किसी की क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। तो जब इतने बड़े प्रॉब्लम होते, उनके जो मिनिस्ट्रियल लेवल से नीचे तक के लोग होने चाहिए, उनको उसका अदराक होना चाहिए, इंटरनल डायनामिक्स की समझ होनी चाहिए। तो इंटरनली भी हमें काम करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, इंटरनली जो इनके सिंपैथाइजर हैं, वो BLA हो या TTP हो, वो पॉलिटिकल माइंड वाले हैं, वो लोकल्स हैं, वो पैसा लेके फैसिलिटेट करने वाले हैं, हमें उतना ही ऑपरेशन अंदर करना चाहिए जितना हम बाहर जाके करेंगे। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने AVM साहब की बात सुनी है अफगानिस्तान के मुतल्लक। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी एक इस पर टेक दे दें, लेकिन उसके बाद मैं सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो बड़ा सादा सा सवाल है। अमेरिका ईरान की लड़ाई हो रही है और इसराइल बड़ा खुश हो रहा है, वो तो तबला बजा रहा है इस वक्त के जनाब मुसलमान से लड़ना शुरू हो गए। आप नहीं समझते इस मौके पर ईरान को भी ज़रा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सॉफ्ट अंदाज में मुस्लिम ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए? ब्रिगेडियर साहब जी हाँ, देखें कि अफगानिस्तान में कोई बातचीत नहीं होगी। दिस इज क्लैरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री की तरफ से, और ऑलरेडी हमने तमाम ऑप्शन आजमाए हैं। और देखें, एम्बेसडर सादिक गया, एम्बेसडर दुर्रानी गया, इसके बाद आपका डिफेंस मिनिस्टर गया, फॉरेन मिनिस्टर गया, इंटीरियर मिनिस्टर गया, रियाज में आपने कोशिश की, इस्तांबुल में आपने कोशिश की, दोहा में आपने कोशिश की, उरुमची में आपने कोशिश की, रीजनल कंट्रीज ने ट्राई किया, बट दे आर एडमेंट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इंडिया के साथ मिल चुके हैं, ये इस्लामी शरीयत कोई भी नहीं है, इस्लामिक रियासत कोई भी नहीं है, और वो पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान ने डिसाइड किया है दे विल कंटिन्यू विद ऑपरेशन गजब लिल हक टिल द टाइम पाकिस्तान के और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होते हैं। उसमें शामिल है कि दे विल डिसमेंटल ऑल टेररिस्ट साइट आउट्स, सेकंड दे विल हैंड ओवर टेररिस्ट जो कमांडर्स है सो कॉल्ड पाकिस्तान को, एंड दे विल एग्री टू ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म। जब तक ये नहीं होगा, ऑपरेशन गजब लिल हक विल कंटिन्यू अलोंग द बॉर्डर रीजन एज वेल एज इनसाइड अफगानिस्तान। जी हाँ, जहां तक वो जो आपने बात की है, देखें कि हालात और वाकयात जिस तरह अमेरिका एंड जो ईरान दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ईरान को इस बात को समझना चाहे, ईरान इज नॉट द सोल मैनेजर या रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, बिकॉज देखे 6 ममालिक हैं GCC कंट्रीज है, और इराक भी डिपेंडेंट है ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और रिसेंट डेवलपमेंट हमने देखी है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो प्राइम मिनिस्टर है इराकी गवर्नमेंट है अली जैदी की, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि वो चाहते हैं अनकंडीशनल फ्री पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो एक उसमें भी तब्दीली है, वो ईरान तवक्को कर रहा था उनके फेवर में स्टेटमेंट आई कि वो नहीं आई। और फिर ऊपर से देखें कि जब भी कोई लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा परेशानी तकलीफ किनको होती है? GCC कंट्रीज को होती है, क्योंकि ईरान का पास रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के, और जिस तरीके से अभी स्ट्राइक्स हुए हैं, कुवैत में हुए, बहरीन में हुए, जॉर्डन में हुए, और जॉर्डन में अल-ज़रक जो बेस था, देखे इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पर 3 मुल्क के बारे मिलते हैं। जॉर्डन का अपना एरिया है, फिर साथ ही सीरिया का भी है और इराक का भी है, वहां तक स्ट्राइक्स हुए हैं, और वो लॉजिस्टिक बेस है अमेरिकन के लिए। सो ये चीजें चलते रहेंगे, लेकिन नुकसान इनका है, सो मुस्लिम ममालिक का है। और दैट्स वाई पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि सोल ऑब्जेक्टिव क्या था, पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया या GCC कंट्रीज के दरमियान। वो नहीं चाहता था कि ये आपस में लड़ पड़े। सो दैट्स वाई मेरे ख्याल में फिर ईरान के अंदर अब मसला क्या हुआ है, देयर इज ए डिवीजन है, एक हार्ड लाइनर्स है, IRGC के अंदर भी एक हार्ड लाइनर्स का ग्रुप है, और एक रिफॉर्मिस्ट है, और गवर्नमेंट इनका ऑलरेडी रिफॉर्मिस्ट है और प्रेगमेटिक है। सो इनके आपस में डिवीजन है। दैट्स वाई अगर आपको याद तो रिसेंटली वी सॉ इंटरव्यू दे रहे थे कालीबाफ, और वो लाइव इंटरव्यू था, दरमियान में वो कट कर दिया गया था। सो वो कंट्रोल जो एक नजर आता है, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान के लिए भी है, जो ईरान को नुकसान हुआ $300 बिलियन का है। और अभी जो पाबंदियां दोबारा लग गई हैं ऑयल के, जो आपने वो करना था, सेल करना था, तो मुश्किलात में बढ़ सकता है। सो देयरफॉर फ्यूचर यही होगा कि
पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जोग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जीसीसी कंट्रीज को ईरान को अकोमोडेट करना होगा, ईरान को उनको अकोमोडेट करना, और सऊदीज ने पहले भी ऑलरेडी एक आइडिया दिया हुआ था कि एक हेलसिंकी मॉडल हम 1975 में जो हुआ था उस लाइंस पे एक नॉन एग्रेशन पैक्ट कर सकते हैं।